नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट 2025 पीवाईक्यू के बारे में। यह वीडियो जो है क्लास 11th और 12th वालों के लिए है, जूलॉजी सब्जेक्ट। जो बिहार स्टेट पेपर 2 देना चाहते हैं उनके लिए है और जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए है। इससे पहले 2 वीडियो हो चुका है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, जाकर आप सब देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, और इसका जो आंसर होगा आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया गया है कि मॉर्फोजेनेसिस का संबंध किससे है। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि मॉर्फोजेनेसिस जो होता है, मॉर्फोजेनेसिस का संबंध किससे होता है। ऑप्शन नंबर 1 है ऊतक अंग और संपूर्ण जीवों का आकार, कोशिका का विकास, कोशिका का विशिष्टीकरण और ऊपर के सभी, मतलब ऑल द एबव। इंग्लिश में यहाँ पर देखेंगे मॉर्फोजेनेसिस इज रिलेटेड टू शेप ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स एंड द होल ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ सेल स्पेशलाइजेशन, ऑल द एबव। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इनमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, मॉर्फोजेनेसिस का संबंध जो होता है वह ऊतक अंग और संपूर्ण जीवों के आकार पर आपका निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है, वह क्या कहलाती है। 2 में पूछा जा रहा है कि जो आपका कोशिका होता है, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर बी समसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर सी एपोप्टोसिस, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनेसिस। The process of the cell division that the increase the number of cells during the early embryonic development is called मियासिस, माइटोसिस, एपोप्टोसिस और साइटोकाइनेसिस। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका कोशिका विभाजन होता है वह प्रारंभिक जो भ्रूण का विकास होता है, विकास के दौरान कोशिका को संख्या को बढ़ाती है, किसमें, समसूत्री विभाजन में, मतलब माइटोसिस में। तो इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने। स्तनधारी भ्रूण के विकास के दौरान कौन सी संरचना ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहरी परत बनाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्तनधारी भ्रूण का विकास होता है, विकास के दौरान कौन सी संरचना है जो ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहरी परत बनाती है, मतलब आउटर लेयर बनाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे आद्य बाह्य जरण स्तर, ऑप्शन नंबर बी एंडोडर्म, मेजोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट। इंग्लिश में यहाँ पर देखेंगे ड्यूरिंग द मैमेलियन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व्हिच स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रिमिटिव इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेजोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो ट्रोफोब्लास्ट होता है यह संरचना ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहरी परत होती है, मतलब आउटर लेयर की बात करते हैं तो आउटर लेयर में आपका ट्रोफोब्लास्ट जो होता है सबसे बाहरी लेयर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोशिकाओं के एक समूह के द्वारा पड़ोसी कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिका भाग्य के प्रेरण को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कोशिका होता है, कोशिका का एक समूह के द्वारा पड़ोसी कोशिका जो होती हैं विशिष्ट कोशिकाओं के भाग्य को प्रेरण को कहा जाता है। जठराग्नि कहा जाता है, या आगमनात्मक संकेतन, पैटर्न का निर्माण, या जीवोत्पत्ति। The induction of the specific cell fate in the neighboring cell by the group of cell is called
गैस्ट्रुलेशन, इंडक्टिव सिंगलिंग, पैटर्न फॉर्मेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये सब आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आगमनात्मक संकेतन होता है, यह आपका राइट आंसर है। इंडक्टिव सिंगलिंग जो होता है, इंडक्टिव सिंगलिंग यह कार्य करता है पड़ोसी कोशिकाओं के विशिष्ट कोशिकाओं के भाग को प्रेरक को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कर्मादेशित कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया जो विकास के दौरान विभिन्न ऊतकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वह क्या कहलाती है? प्रसार कहलाती है कि भेदभाव या एपोप्टोसिस या बुढ़ापा? तो इनमें से क्या कहलाती हैं, इसका राइट आंसर आप सब दीजिए। इसमें जो आपकी भूमिका निभाती है महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एपोप्टोसिस जो होती है या राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं कि चूजे का भ्रूण क्या होता है? चिक मतलब भ्रूण होता है, चूजे होता है। चूजे के भ्रूण में कौन सी बाह्य भ्रूण झिल्ली गैस विनिमय और पोषक तत्व स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? अपराकोशिका है या भ्रूण वरण है, जर्दी की थैली या जरायु? इसमें बात करते हैं इन चेक एम्ब्रियो द विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज एंड द न्यूट्रिएंट ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे एलेंटोइस, एमनियन, योल्कसैक, प्लेसेंटा। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? जो अपराकोशिका होता है जिसे बोलते हैं एलेंटोइस जो होता है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भ्रूण के विकास के दौरान किस प्रक्रिया में रोगाणु परतों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण शामिल होता है? जठराग्नि में शामिल होता है ऑप्शन नंबर ए, या दरार में शामिल होता है, निषेचन या दाखिल करना? तो कौन सा इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो आपका जठराग्नि होता है, यह 3 परतों में जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होता है निर्माण में शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से बचाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से बचाता है? श्वसन प्रणाली बचाता है या पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली या परिसंचरण तंत्र? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इनमें से जो आपका इम्यून सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली, यह आपका बचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है? आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है अर्जित प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर बी जन्मजात प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय प्रतिरक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है जिसे बोलते हैं अर्जित प्रतिरक्षा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। एंटीबॉडी निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा स्रावित होती है? जो आपका एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है किस कोशिका के द्वारा स्रावित होता है? मास्ट सेल के द्वारा होता है, या बेसोफिल्स के द्वारा, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा, या बी सेल्स के द्वारा होता है? तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जो आपका बी सेल होता है, यह आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। माँ के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी मौजूद होता है? माँ के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर ए है IgA, IgM, IgG, IgD।
तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो आपका IgA होता है, IgA जो होता है यह आपका एंटीबॉडी में, माँ के दूध में एंटीबॉडी में मौजूद होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। टी कोशिका परिपक्व होती हैं। जो टी कोशिकाएं होती है वह कहाँ परिपक्व होती हैं? अस्थिमज्जा में होती हैं, थाइमस ग्रंथि में होती हैं, तिल्ली में होती हैं या लसिका ग्रंथि में होती है? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? टी सेल मैच्योरिन। ऑप्शन नंबर ए बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जो आपका थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड या थाइमस ग्रंथि, टी कोशिकाएं यहाँ पर परिपक्व होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं? फाइगोसाइट्स से होती हैं या माइक्रोफेज प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं होती हैं या उपरोक्त में सभी होती हैं? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इनमें से जो आपको जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं, फाइगोसाइट्स भी होती हैं, माइक्रोफेज भी होती हैं और प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं भी होती है, जिसे बोलते हैं न्यूट्रल किलर सेल्स। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी जो हैं राइट सही हैं आपके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एलिसा का अर्थ क्या है? ELISA, एलिसा का अर्थ क्या है? एंजाइम से जुड़े इम्यूनो सार्बेट परख, एंजाइम जैसे इम्यूनोलॉजिकल सीरम परख, एंजाइम लिंक इम्यूनोलॉजी सीरम एंटीबॉडी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जो आपका एंजाइम होता है, एंजाइम से जुड़े इम्यूनोसार्बेट परख जो होता है, यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे तो एंजाइम लिंक्ड द इम्यूनोसार्बेंट इससे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हार्डी वेनबर्ग के नियम का सही सूत्र कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो हार्डी होता है, हार्डी वेनबर्ग के नियम का सही सूत्र कौन सा है? P² प्लस PQ प्लस Q² बराबर 0, P² प्लस PQ प्लस Q² बराबर 1, P² प्लस PQ प्लस Q² बराबर इनफाइनाइट, P² प्लस 2PQ प्लस Q² बराबर 1। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। P² प्लस 2PQ प्लस Q² बराबर 1, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस वैज्ञानिक ने अपने पूर्ण पूंजीकरण सिद्धांत में कहा था कि ओंटोजेनी फाइलोजेनी को पूर्ण पूंजीकृत करता है? अर्स्ट हेकल ने कहा था, लुईस पास्चर ने कहा था, चार्ल्स डार्विन ने कहा था या SL मिलर ने कहा था? तो इनमें से आपका क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इनमें आपका जो है अर्स्ट हेकल जो है यह वैज्ञानिक महोदय ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डायनासोर का स्वर्ण युग कहा जाता है? डायनासोर का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मीसोजोइक को कहा जाता है या सेनोजोइक को कहा जाता है, पूर्वजीवी या प्रोटेरोजोइक को कहा जाता है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जो आपका मेसोजोइक होता है यह आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि जीवाश्म सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जो आपका जीवाश्म होता है यह जीवाश्म कहाँ पाया जाता है? तलछटी चट्टाने पर पाया जाता है या अग्नेय चट्टाने पर, रूपांतरित चट्टाने या किसी भी प्रकार की चट्टानों पर यह पाया जाता है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तलछटी चट्टानों पर यह पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेडिमेंट्री रॉक्स पर यह पाया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओप्रियन के अनुसार क्या आपसे पूछा जा रहा है कि ओप्रियन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था? मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल वाष्प। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? जो आपका ऑक्सीजन है या ओप्रियन के अनुसार मतलब पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था, मतलब उपस्थित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है उसे इसमें कटौती करनी चाहिए, सोडियम में, पोटेशियम में, कैल्शियम में या मैग्नीशियम में। अगर कोई व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है तो उसे किसमें कटौती करना चाहिए? जो आपका सोडियम होता है यह उच्च रक्तचाप के लिए खतरनाक होता है, तो इसमें आपको सोडियम में कटौती करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? कार्बोहाइड्रेट का है क्या? कार्बोहाइड्रेट का है, वसा का है, प्रोटीन या विटामिन, किसका है? किसका है? आपका जो ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है किसका होता है? ऊष्मीय मान सबसे अधिक आपका वसा का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पता लगाएं कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है। विटामिन हो गया, खनिज हो गया, रेशे हो गया, वसा हो गया। तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है? जो आपका रेशे होता है यह आपका पोषक तत्व नहीं माना जाता है, जिसे फाइबर्स बोलते हैं। बाकी विटामिन को माना जाता है, मिनरल्स को माना जाता है, फैट्स को भी माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन के की आवश्यकता है। विटामिन के की आवश्यकता आपको किसमें है? प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण के लिए, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में रूपांतरण के लिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण, प्रोथ्रोम्बिनेज का निर्माण के लिए, किसके लिए आवश्यक है? जो आपका प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है या इसके लिए आवश्यक होता है। विटामिन के जो होता है यह ब्लड क्लोटिंग में भी काम आता है। इससे क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग समस्या देखने को मिलता है, रक्त का थक्का जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? खून की कमी, आर्तज्वर, गंडमाला या छोटी माता। आयोडीन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, टाइफाइड, ग्वाइटर रोग होता है या स्मॉल पॉक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसे बोलते हैं गंडमाला या ग्वाइटर रोग, जिसे घेंघा रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 25 क्वेश्चन। टेटनस काली खांसी टेटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया से सुरक्षा के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका दिया जाता है? डीपीटी टीका, बीसीजी टीका, टैब वैक्सीन या एचआईवी टीका। तो 25 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डीपीटी टीका। क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट का? डीपीटी टीका जो होता है आपका इसमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सामान्य सर्दी किसके कारण होती है? जो सामान्य सर्दी होता है वो किसके कारण होता है? राइनो वायरस के कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के द्वारा होता है या प्लाज्मोडियम विवैक्स के द्वारा होता है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का, जो आपका राइनो वायरस होता है या सर्दी इसी के कारण से आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए का है वह सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए का हेरफेर किसकी खोज के कारण संभव हुआ? 27 में पूछा जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए का हेरफेर किसकी खोज के कारण संभव हुआ? प्राइमेज के द्वारा, ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा, पॉलीमरेज के द्वारा या प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ था? आपका प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, प्लाज्मिड क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्लाज्मिड क्या है। सूक्ष्म जीवों में डीएनए के अतिरिक्त आनुवांशिक भाग, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का घटक, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले जीन, उपरोक्त सभी। तो 28 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जो आपका सूक्ष्म जीवों में डीएनए के अतिरिक्त आनुवांशिक भाग होता है, यह प्लाज्मिड का एक मुख्य लक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 29, प्रतिबंध एंजाइम क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबंध एंजाइम क्या है। लीगेज है कि चिपचिपे सिरे हैं, आणविक कैंची है या वेक्टर है। तो इनमें से 29 का आंसर क्या हो जाएगा? जो आणविक कैंची होती है जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर सेंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 13 क्वेश्चन, सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी है। आपसे पूछा जा रहा है कि सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स है कि एक प्रकार का बतख सदृश नाक वाला पशु है, जावा एपमैन है या व्हेल है। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इज द आर्कियोप्टेरिक्स, ए डक, वाइल्ड एनिमल, जावा एपमैन, व्हेल। तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम, तो उस वीडियो में इस सबसे पहला क्वेश्चन आपका इसी का आंसर का रहेगा। तो इसका जवाब जो होगा आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए।